नमस्कार, दाल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। बिहार चुनाव खत्म होने से पहले ही बीजेपी के अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी युद्ध छेड़ दिया है। अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और इस दौरे पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मां काली के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी 200 के पार, यानी 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार। इस पर ममता बनर्जी अमित शाह को बाहरी बताकर एक नई बहस को जन्म दे रही है। ममता के बाहरी होने पर अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर लिया है, यानी अब की बार पश्चिम बंगाल में जंग बाहरी वर्सेस घुसपैठियों की है। और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज 6 बड़े सवालों के साथ बहस करेंगे कि पश्चिम बंगाल में बाहरी कौन। ममता के लिए घुसपैठिए अपने हैं क्या? बंगाल में तुष्टीकरण पर होगा इस बार आर पार। मां काली के आशीर्वाद से बंगाल विजय किसके हाथ में? और शाह की साख वर्सेस ममता का अस्तित्व। और क्या पूरा होगा बंगाल में शाह का मिशन 200, मिशन 200? तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं। और बहस में आज जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, हमारे साथ सीपीएम के नेता सुनील चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी की विचारधारा के समर्थक हमारे साथ हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा। शुरुआत में आलोक मेहता जी आपसे कर रही हूं। ये 2 दिन का अमित शाह का दौरा, और इस 2 दिन में एक एक कदम से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है, चाहे वो मां काली का आशीर्वाद लेना हो, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाना, मतुआ समुदाय के साथ वहां जाकर खाना खाना, और फिर तुष्टीकरण को लेकर ममता सरकार को घेरना। जो हिंदू मतदाता है उनको भी संदेश दे दिया गया। मानसा जी, आपको याद हो गृह मंत्री के रूप में या इससे पहले भी अमित शाह जी वहां गए हैं, और हम और आप यदि मीडिया में, खास करके आप नहीं भी करती होंगी, मीडिया में लोग क्या कहते हैं, चुनाव आया तब आ गए, बरसाती मेंढक की तरह से। इससे बेहतर है कि पहले लगातार, उसके पहले भी वो गए हैं और इस बार भी जाने पर कोई आपत्ति। आश्चर्यजनक मुझे भी लगा कि ममता बनर्जी को कोरोना काल चल रहा है और इतनी चुनौतियां बंगाल के लिए भी हैं, देश के लिए भी हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर गृह मंत्री के रूप में उनको, उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण राजनीति अपनी जगह, ठीक है, उन्होंने कहा चुनाव जीतेंगे। आप बताइए, ममता जी यदि कहीं जाती हैं या कोई पार्टी, कल राहुल गांधी तो नहीं गए वहां, उनको भी वो जाकर के दावा कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो वहां थी, लेफ्ट पार्टी के हमारे साथ में आपके वहां पर हमारे साथ बैठे लेफ्ट पार्टी का वहां दावा रहा है पहले भी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लगातार काम करने में ये यात्रा, इसको वो तो खुद भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो छुपा के गए हों कि भाई मैं कुछ ये काम नहीं करने आया, मैं खाली पूजा करने आया हूं। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में हर पार्टी के लोगों, नेताओं को लगातार अपने कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और गृहमंत्री ने इसलिए भी किया, एक बात मैं जोड़ूंगा, जिस समय वहां कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है, वहां लगातार इतनी हत्याएं हुई है। हमारे एक सहयोगी संपादक रहे हैं राजबिहारी, वो बड़े पत्रकार अच्छे हैं, उन्होंने बाकायदा 2 पुस्तकें तैयार कर दी हैं कि कितना बंगाल में हिंसा, 3 बल्कि शायद, और अभी वो आने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया। तो इसका मतलब है हत्याओं का, बंगाल का, और नक्सलियों के साथ ममता का होना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नक्सलियों से लड़ता रहा देश, आज उनको भी जरूरत होती है तो उनके साथ किसी भी तरह से उसको तुष्टीकरण के लिए वो कोशिश करे। वो कांग्रेस की नेता रही, अटल जी के साथ काम किया, मंत्री रही केंद्र में, उनको तो और बड़ा कद अपने को दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो आलोचना की है ये आश्चर्यजनक मुझे लगता है। जो लेफ्ट का मॉडल हुआ करता था कि विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दो, वही ममता भी मॉडल अपना रही हैं। और इसी वजह से तौसीफ अहमद जैसे ही विरोधी आते हैं, ये इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो जाती है टीएमसी कैंप में, और वहां रण में आते ही तुष्टीकरण पर स्ट्राइक कर दी है अमित शाह ने। नहीं, अगर अमित शाह जी अपना दौरा कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ममता बनर्जी को 2 दिन के लिए चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ममता बनर्जी जो एज अ चीफ मिनिस्टर, उनका जो काम है, जो अनाउंसमेंट करना है, वो उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वाले आ रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करें, और यहाँ पे जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपना कार्यक्रम करेंगी। और ठीक उसी कार्यक्रम के तहत मतुआ समाज को
और दूसरे जो कॉलोनीज, रेफ्यूजी कॉलोनीज है, उनके लिए उन्होंने पट्टा का राइट देने का, यानी कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट राइट देने का ऐलान कर दिया। पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। लेकिन तौसीफ अहमद, ये तो फैक्ट है ना कि कितना वोट प्रतिशत बीजेपी का देखते ही देखते बढ़ता चला गया। 40% वोट शेयर हो गया बीजेपी का, और आप उनसे बस 3% आगे खड़े हुए हैं, और सीट हो गई 18-0 से, और आप कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, 2019 में जो वोट शेयर तृणमूल का भी बढ़ा है 4% या 3%, आप देखिएगा रिकॉर्ड में, और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। उसका कारण यह है कि वहां पे जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो वोट बैंक थी वो शिफ्ट कर गई। तो वो एक एमपी का इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो उसमें वो रिजल्ट आए। लेकिन उससे ये मान लेना कि स्टेट इलेक्शन में भी आप वैसा ही रिजल्ट ले आएंगे, ये तो मुझे लगता है कि बस दिन में जो है वो सपने देखने जैसा हो गया। क्योंकि यहाँ तो सीपीएम और कांग्रेस अपना थर्ड मोर्चा खोल के खड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं बार बार कि इस दफा सारा वोट शेयर हमारे को मिलेगा। वो बोल तो रहे हैं कि उन चलिए, आप कह रहे हैं, के शर्मा ये कह रहे हैं कि देखिए विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है, तो इस मुगालते में ना रहे बीजेपी की ये बढ़त जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। देखिए, मैं मीमांसा जी थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं इनको स्पष्ट कर दूं। 2019 के जो लोकसभा में हम 18 सीट जीते, उसके अनुसार से यदि हम विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो 128 विधानसभा क्षेत्र पे हम जो है जीते हैं, और तृणमूल जो है 158 विधानसभा क्षेत्र जीती है उसके हिसाब से, और केवल 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीपीएम या सीपीआई या कांग्रेस जो भी कह दीजिए। तो ये स्थिति वहां पर लोकसभा के चुनाव को यदि आप विधानसभा के अनुसार बदल दें तो, अब इन्होंने एक बात कही कि लोकसभा चुनाव में शिफ्ट हो गए, तो मैं दूसरी बात एक और ध्यान में लाता हूं। 2018 में वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, और मीमांसा जी आपको ध्यान होगा कि वो ये हालत कर दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव तो राज्य के अंतर्गत ही होते हैं, तो लोगों को ऑनलाइन वहां पर जो है फॉर्म भरने की मजबूरी हो गई थी। ऑनलाइन लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन उसमें भी क्या रिजल्ट आया, हम सेकेंड नंबर की पार्टी रहे हैं। हम जो है वहां पर 20,000 स्थानीय निकाय चुनाव इन्होंने जीते, दूसरे नंबर पे रह के 5 जहां वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे वहां भी हम 6,000 स्थानीय निकाय चुनाव जीते। 5,657 सीटें हमने स्थानीय निकाय के जीते 2018 में। तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इतनी जगह तो हम कमल खिला चुके, और इसके आगे हम इसके बाद लगातार काम कर रहे हैं। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि आज ही जो ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी मतुआ समाज की इसकी, तो एक हमारे वरिष्ठ नेता जाते हैं, उनकी जो है उनसे डर कितना है ये आप सोचिए, कि वो केवल मतुआ समाज के किसी एक व्यक्ति के घर जाके भोजन करते हैं और इनकी जो है चूल्हे हिल जाती है और तत्काल इनको बोर्ड की घोषणा करनी पड़ती है। क्या किया 10 साल, क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे? क्यों नहीं मथुआ समाज का ध्यान आया? क्यों नहीं नमोशूद्रों का ध्यान आया? क्यों नहीं राजवंशियों का ध्यान आया? इनको जब तक आप नागरिकता नहीं देंगे तब तक इनको किस तरह से सरकारी उसका लाभ होगा? तो ये ऑलरेडी क्या है, ये केवल ममता बनर्जी झूठ बोलने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और अब तो ये हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम जहां जहां जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना पेशअप करेंगे अपने आप को। मात्र 6 महीने चुनाव के बचाए क्या क्या घोषणा कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, के शर्मा जी, जिनकी आपने जगह ले ली, जरा उनसे भी मैं ले लूं यहाँ पर रिएक्शन। सुनील चोपड़ा जी यहाँ बहुत आज चिंता में नजर आ रहे हैं। सुनील चोपड़ा जी, जो इतना बड़ा किला था आपका, उसमें पहले सेंधमारी मैं तो बिल्कुल चिंता में नहीं हूँ, और वो किला पूरी तरह से ढह गया। सुनील चोपड़ा चिंता में नहीं हूँ, मैं इनकी हार बिहार में देख रहा हूँ। नहीं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं सुनील चोपड़ा जी। आज बिहार के तो आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे 10 के। अभी मैं बताता हूँ हाँ। तुष्टीकरण क्या हो रहा है। गुंडे गए हैं देवास में, मुसलमानों को दुकानों से अलाउ नहीं कर रहे हैं कि गणेश और लक्ष्मी पटाखों पे है। सुनील चोपड़ा जी, ये तो बता दीजिए ना, धमकी दे रहे हैं। लेफ्ट कहाँ खड़ा है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, ये देखिए 2011 में। सुनील चोपड़ा जी सुनिए तो सही जरा, मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके लिए चिंता की बात है, मैं क्यों कह रही हूँ आपके लिए चिंता की बात है, सुनिए तो सही जरा। सुनील चोपड़ा जी, 2011 में 40% सर्टिफिकेट दे रखे हैं, 40% वोट शेयर था आपका, 60 सीटें आपको मिली थी, और 2019 में आपका क्या हाल हो गया?
गया, 7%। तक को भूल गए। लेफ्ट की सुनी चोपड़ा जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा, की बात बता, ये आपके लिए चिंता की बात है। मुंडा की लेफ्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा है सुनी चोपड़ा जी। जाके अपना भाषण दिया और फेल हो गए। लोगों ने गंगा जल से धोई। सुनील चोपड़ा जी, आप आज मन बनाकर आए हैं कि मुझे ये बोलना है, लेकिन आपकी हालत ऐसी है कि वो कहते हैं ना कबूतर है और वो आंखें बंद कर ले और ये सोचे कि बिल्ली नहीं है। आप कौन कहते हैं हमारी हालत? आप बकवास मत कीजिए, मेरे को बकवास। सुनील चोपड़ा जी, आप अपनी भाषा आप संयमित रखें। मैं आपसे बहुत ही सम्मान के साथ बात करती हूँ। और बंगाल को मैं देख चुका हूँ। सुनील चोपड़ा जी प्लीज अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए अपनी बात रखते हुए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर सुनील चोपड़ा जी, आप अपनी बात रखिए लेकिन अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। मठिया पे पहले ममता जा चुकी है, पीछे पीछे गए चूहे की तरह कि कोई लड्डू लेके जा रहा तो मैं भी। मीमांसा जी मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ दीजिए के शर्मा। देखिए, ये इसलिए बौखला गए आपकी बातों से कि आपने जैसे ही इनको पिछड़ा इनका परफॉर्मेंस बताया, 2019 में 40 सीटों में 42 सीटों में ये चुनाव लड़े, 39 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ एक 39 सीटों में जमानत जब्त हुई है, एक सीट तक जीत पाए हैं। धक्के मार के बाहर निकाला है बंगाल की जनता ने। इन जो हत्यारे लोगों को, राजनीतिक हत्यारों को धक्के मार के बाहर निकाला है पश्चिम बंगाल से। इनकी जमीनें उखड़ गई हैं वहां, समझ, वहां की जनता ने। और इनकी आज हैसियत नहीं है, वहां हैसियत नहीं है कि वहां जाके खड़े हो सके। ये जमानत जब्त हुई 39 सीटों में। अरे शर्म करो कम्युनिस्टों, शर्म करो हत्यारों, राजनीतिक हत्यारों। लेफ्ट तो इररिलेवेंट बन चुका है। के शर्मा, मैं इस बहस को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती ये बहस डेविएट हो। ये डिस्ट्रैक्शन की कोशिश करते रहेंगे लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे ये बताइए तौसीफ, आप ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, ये मामला एक बार फिर से उठाया जा रहा है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर बसा रहे हैं, आप रोहिंग्या का समर्थन कर रहे हैं। ये देश की चिंता नहीं है आपको वोट बैंक की चिंता है। देखिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेशी बंगाली है जो वो समझते ही नहीं। ने अमर सोनार बांग्ला लिखा है। सुनील चोपड़ा जी, आपने अपना वक्त ले लिया, प्लीज औरों को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज, नहीं तो मेरे को मजबूरन आपका ऑडियो फिर डाउन करना पड़ेगा। तौसीफ। बिल्कुल देखिए, तौसीफ बोल रहे हैं, मेरे को मालूम है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, जैसा ये बनाना चाहते हैं पाकिस्तान और कश्मीर की तरह। आप देखिए, इनको बंगाल की राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। कल से आज तक आप देखिएगा वीडियो चलाया जा रहा है कि गृह मंत्री बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिए और बंगाल के निवासियों में कोई अंतर नहीं है। कराइए शर्मा जी को चुप कराइए। क्या है? बड़े आ गए इंटरप्ट। मीमांसा जी, क्या है अपने चैनल में क्या सुरक्षा के लिए खतरनाक नहीं है घुसपैठिए? क्या आप देख नहीं रहे इस वक्त बाकी यूरोप में क्या हो रहा है? जिन शरणार्थियों को गला लगाया वो गला काटने में लगे हुए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। बोलना तो मुझे क्यों बुलाते? कौन कहता है? मीमांसा जी, अगर शर्मा जी को आप बोलने इंटरप्ट करने, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ अपनी बात रखने के लिए। फिर के शर्मा, आप फिर काउंटर कीजिएगा। नहीं, बात रखी जानी चाहिए ताकि पता तो चले पार्टी का स्टैंड क्या है। हाँ, आप अपनी बात पूरी रखिए। सुनील चोपड़ा जी प्लीज, के शर्मा सिर्फ तौसीफ बोलेंगे। 20 सेकंड में दे रही हूँ, तौसीफ अपनी बात पूरी कीजिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि गृह मंत्री को कितना जानकारी है, उनके टीम को कितना जानकारी है। ये जाकर के बिरसा मुंडा का स्टैचू समझ करके जिनको इन्होंने माला चढ़ा रहे थे, पता चला कि ये तो एक लोकल, एक एनोनिमस ट्राइबल फाइटर का, ट्राइबल हंटर का ये स्टैचू है। फिर बाद में बिरसा मुंडा का फोटो ला करके वहां रखा गया और उसके बाद में वहां पे उनको सम्मानित किया गया। तो आप मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही हूँ, मैं रोहिंग्या की बात कर रही हूँ। का बात, इनके पास में बीएसएफ है, इनके पास में सारा इंटेलिजेंस है, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यही तो आरोप लगाया जाता है कि बीएसएफ को सपोर्ट नहीं करती है आपकी पुलिस। यही तो आरोप है कि आप उन्हें आने देते हैं, एंट्री होती है
और वो इसलिए होती है क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं। आपके पास में एटम बम है, आपके पास में भारत सरकार है, और आप ही रो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे वैसा हो रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? यहाँ पे वोट लेने के लिए जब कोई मुद्दा आपके पास नहीं रहता है तो आकर के प्रोपेगेंडा चलाना, बंगाल को बदनाम करना। आप अमित शाह जी इसके पहले आए थे तो यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति तोड़ दिया, भाषण दे रहे हैं तो बंगाल को कंगाल बता दिया। आखिर आप करना क्या चाहते? आप क्या बंगालियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर आप बंगाली से आकर के वोट क्यों मांग रहे हैं? मथुआ समाज को जाकर के बोलते हैं कि सीएए लाएंगे, नागरिकता हम देंगे। यानी कि जिस वोटर आईडी के तहत आपको जो वोट मिला, जिस वोट से आपने सरकार बनाया, अब आप उसी सरकार में रह करके आके बोलते हैं कि तुम्हें नागरिकता हम देंगे, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। ये सारे लोग नागरिक है। आप बोल दें, आप इनके तो पॉलिसी क्लियर नहीं है। एक करना क्या चाहते हैं? कभी ये एनआरसी सीए की बात करते हैं, कभी असम में एनआरसी करवा दिया, उसके बाद में बोलते हैं नहीं एनआरसी का रिजल्ट वापस ले लो। हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट आता है, बड़े बड़े बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट। ठीक है, जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी। ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया जाता है क्योंकि इसके जरिए आप ध्रुवीकरण की कोशिश करना चाहते हैं और ये एक इमोटिव इशू है। जवाब दीजिए। नहीं, किसके कारण से हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं? विदेश में सीएए कानून को लागू करना और लोगों को नागरिकता देना, क्या मीमांसा जी ये ध्रुवीकरण है? ये सांप्रदायिकरण है? नागरिकता का अधिकार किसी को देना? आज तक आपने नमो सूत्रों, राजवंशियों और मथुआ समाज के करोड़ों लोगों को क्यों नहीं नागरिकता दिया आपने वहां पर? और कैसे वो बेनिफिट लगे? और अभी इनके ये 60 साल तक वहां रहे, ये कम्युनिस्ट रहे, ये 10 साल से ये बैठे हुए, क्यों नहीं दिया नागरिकता? क्यों उनको अधिकार नहीं है? वो आए वहां से बाहर से तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? मीमांसा जी एक विषय अलग है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि बांग्लादेशी, अभी मैं आपको गिनाता हूँ, 26 दिसंबर को NIA ने, अब मीमांसा जी आवाज बंद कीजिए, अपनी बात रख ले साहब। अगर मुसलमान ऐसे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। बकवास कर रहा है। सुनील चोपड़ा जी प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं नहीं तो ऑडियो आपका बंद कर रही हूं। अब देखिए, इंटरवीन मत कीजिए इस तरह से। अपनी बात पूरी कर ले वो, उसके बाद काउंटर करेंगे तौसीफ। अब मैं अपनी बात रखिए के शर्मा जी, और जल्दी रखिए, संक्षेप में रखिए। देखिए, एनआईए स्पेशल टास्क फोर्स ने अलकायदा के आतंकवादी समीम अंसारी को अभी जो है 26 सितंबर को वहां पर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। इसके पिछले महीने मुर्शिदाबाद से 7 आतंकवादी जो है अलकायदा के पकड़े गए। अब इसके बाद मैं बताता हूं, सीमावर्ती जिला जो पश्चिम बंगाल का एक आतंकवादियों ने वो है, आतंकी संगठन है, उसके जमाते उल मुजाहिदीन, इसके जो है तमाम पूरे लोग जो है पकड़े गए देश भर से। तो आप वहां मालदा में आपने बम फैक्ट्री बनाई हुई है, वहां अवैध जो है बम बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, 3-3 लाख लोगों की रैली करके थाने फूंक देते हैं। आप वहां पर टोटल गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आप वहां जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके अगर ये अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वहां पर, ये सीमा पार से ही तो आ रहे हैं और आप इनको एंट्री दे रहे हैं। तो ममता सरकार किसके साथ खड़ी है? सुनील चोपड़ा जी प्लीज, मैं ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तौसीफ अपना जवाब दीजिए। देखिए, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप इनसे पूछे, ये बोलते हैं गुंडागर्दी हो रहा है, ये बोलते हैं कि तौसीफ अहमद प्रोपेगेंडा कैसे? अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं, ये फैक्ट है। बम बनाती हुई फैक्ट्रियां वहां पर जो है, वहां छापे पड़े हैं, बम वहां से बरामद हुए हैं, ये प्रोपेगेंडा कैसे हुआ? एक जगह पे जो जिसे कहते हैं संडास, एक गांव के घर में इन लोगों ने एक जगह पे अरेस्ट किए, वहां कह दिए कि ये बंकर है। तो आप कैसी बातें करते हैं? सिर्फ एलिगेशन लगाना? आपके पास में पूरा सिस्टम है, आपके पास में एनआईए की टीम है, आप अपना कार्रवाई कीजिए। आपको तो इलेक्शन के लिए प्रोपेगेंडा चलाना है। आप जो है 8 तारीख को कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, राजनीतिक हिंसा जो हुई है पश्चिम बंगाल, उसमें रिकॉर्ड रहा है। पिस्तौल लेकर के बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कोई पेड़ पर लटका हुआ मिला है, कोई नदी में मिला है। ये आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है? कहीं पर भी इतनी हिंसा नहीं होती देश में जितनी पश्चिम बंगाल के चुनावों में होती है। पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, रिकॉर्ड है ये पश्चिम बंगाल के नाम। आप इस फैक्ट को बदल देंगे क्या? नहीं, मैं ये मानता हूं कि हाँ किलिंग हुई,
लेकिन उस पर यह कह देना कि और उस पर एक्शन क्या हुआ, ये भी तो जवाब दीजिए, उस पर एक्शन क्या हुआ? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, बीजेपी आईटी सेल अगर कह देगा कि हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मार गए, क्या आप उसको सच मान लीजिएगा? गवर्नमेंट का एनसीआरबी एक डिपार्टमेंट है, उसको आप उसका रेफरेंस देकर क्या? के शर्मा, जल्दी से अपनी बात, मुझे फिर दूसरी खबर पर जाना है। जल्दी से के शर्मा, अपना रिएक्शन। कितनी मौतें हुई है पर्सनल दुश्मनी की वजह से, कितनी मौतें हुई है पॉलिटिक्स की वजह से, पर्सनल दुश्मनी की वजह से किलिंग्स हुई हैं। दिखा दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। आप बीजेपी आईटी सेल जो कहेगी उसको आप सच मान लीजिएगा। मीमांसा जी, ये आईटी सेल की रिपोर्ट नहीं, आपकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। लोग सरेआम वहां पेड़ों में टांग दिए गए, वहां उनकी हत्या कर दी गई, और ये तृणमूल वाले जो राजनीतिक हत्यारे हैं, ये राजनीतिक हत्या करने वाले लोग हैं, ये जो गुंडे पाल के रखे हैं, इन्होंने बमों की फैक्ट्री चला रखी है वहां पे, अवैध बम जो है और हथियार पकड़े जा रहे हैं। क्या देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां गलत है? क्या वहां जाकर छापे से हथियार निकला था 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को? क्या आपने खाने नहीं फूके गए हैं? और आप मुझे बताइए, जिस समय ये पश्चिम बंगाल की जनता तय कर लेगी। और अमित शाह ने एक बात कही थी जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि इस बार हाफ, अगली बार साफ। तो ये अब पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी कि वो अब सत्ता किसके हाथ में सौंपने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हमें जाना है इस वक्त जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, इस्लामिक कट्टरवाद पर फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया की ओर से बड़ा प्रहार किया गया है। इस्लामिक कट्टरवाद पर ऑस्ट्रिया का बड़ा फैसला, कट्टरवादी मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वियना में आतंकी हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। 2 नवंबर को वियना में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है ऑस्ट्रिया की ओर से। सिद्धांत सिब्बल इस पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। सिद्धांत सिब्बल, ऑस्ट्रिया का यह बहुत बड़ा फैसला, वहां कट्टरवादी मस्जिदों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये फैसला कंफर्म्ड है। ये डिसीजन तब आ रहा है जब आतंकी हमला हुआ था। ये एक्सपेक्टेड डिसीजन है, क्योंकि अगर हम यूरोपियन सरकारों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और एक्शन ये होगा कि कोई भी अगर उनकी सोसाइटी में नहीं एस्टिमुलेट हो रहा तो ऐसे एक्सपेक्टेड है। बल्कि अगर फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने कई बार जो टेरर अटैक हुआ था नीस में, जो हुआ था, जो पेरिस में हुआ था, उसके बाद कहा था कि उनका जो सेकुलरिज्म है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे महत्व है, और वो जो भी अब्जॉर्व करता है इमिग्रेंट फ्रांस के अंदर, उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये लाजमी था, और ये अब डिसीजन, मुझे लगता है ये पहला ऐसा डिसीजन होगा। और भी एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन ऑस्ट्रिया की नहीं, और भी यूरोपियन कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे डिसीजन। जी, और सिद्धांत, ये तो हम फ्रांस में भी हमने देखा, वहां भी कई कदम उठाए गए हैं। अध्यादेश लाने की तैयारी वहां पर हो रही है, कानून को और सख्त बनाने की बात की जा रही है ताकि कट्टर इस्लामाबाद से डटकर मुकाबला किया जा सके। वहां भी कई मस्जिदों को बंद किया गया है, और अब उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ ऑस्ट्रिया। जी, कहीं ना कहीं फ्रांस एक वक्त एक मेजर लीड ले रहा है यूरोपियन पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे मेजर्स को लेके, और देखा देखी और भी देश ऐसे मेजर्स लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनकी सोसाइटी में जो रेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं वो मेजर हार्म कर रहे हैं, बहुत टेरर अटैक्स हो गए हैं। तो ये एक शुरुआत है, इसके अलावा भी और डिसीजन होंगे। हमें पता है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यूरोप की यात्रा में थे, वापस आ गए, और जहां जहां वो गए, वो पेरिस गए, वो बर्लिन गए और वो लंदन गए, तीनों जगह उन्होंने इस मसले को उठाया। बल्कि आज भी जो स्टेटमेंट आई है सीडीएस के द्वारा, सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा, उन्होंने मेंशन करा है कि कैसे पाकिस्तान इस्लामिक इंसर्जेंसी और टेररिज्म का गढ़ है। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस्लामिक इंसर्जेंसी और टेररिज्म का जो वर्ड है वो यूज करा, और कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म को लेके भारत भी एक मेजर लीड ले रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं, यूएन में अभी परसों ही एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है टेररिज्म को लेके, और वो रेजोल्यूशन भारत ने इंट्रोड्यूस करा था। जी, और ये जो आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरवाद का जो दंश है, ये तो भारत ने बहुत ही सालों भुगता है, झेला है सिद्धांत। और अभी तक हम देखते थे कि यूरोपीय देशों की जो पूरी अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज करने की थी, या फिर वो हमें ही ये सबक दे देते थे। टॉलरेंस का बात होती थी कि आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यूरोप जब खुद इससे जूझ रहा है तो वहां पर अब ये कदम उठाने शुरू कर दिए गए। जी, भारत कहता आया है कि अभी से नहीं, पिछले 20 सालों से भारत को कितना इंपैक्ट हो रहा है टेरर को लेकर। बल्कि मैं आपको बता दूं, 96 में भारत ने एक कन्वेंशन प्रेजेंट किया था यूएन में, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
जो कन्वेंशन है वो कहता है कि आतंकवाद को लेकर कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए, पर कोई भी उस डेफिनेशन पे एग्री नहीं हो रहा था। पर अब लग रहा है कि कंसेंसस क्रिएट हो रहा है और वो कंसेंसस कहीं ना कहीं यूरोप से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, ये कट्टर इस्लामवाद को लेकर जो ये देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं यूरोप के, क्योंकि फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया भी इसी राह पर, कई कट्टरवादी मस्जिदों को वहां बंद कर दिया गया है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.